कहता है कि कोई कितना भी बड़ा आरोपी क्यों ना हो, आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि एक क्रिमिनल के पास पे भी भारत में मौलिक अधिकार हैं और किसी एक आरोपी के चलते आप उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते। और दूसरे ही तरफ हमारे देश का कानून ये कहता है कि शक के बिना पर फोर्सेस को पूरी अथॉरिटी है कि वो किसी को भी गोली मार दे और साथ ही साथ उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और पनिशमेंट तो दूर की बात है। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा फ्रॉम बदलाव आईएएस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश का ड्रैकोनियन लॉ कहे जाने वाला अफ्स्पा यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो हाल ही में वापस मणिपुर में इम्पोज किया गया है। ये अफ्स्पा मणिपुर में क्यों इम्पोज किया है, इसके बारे में जानने के लिए आप इससे जस्ट पहले की जो हमने वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने डिटेल में बात की है कि आखिर क्यों मणिपुर इतने टाइम से जल रहा है, व्हाट इज बेसिकली द इशू ऑफ मणिपुर। लेकिन आज हम उसी सीरीज में आगे बात करेंगे कि मणिपुर में अफ्स्पा लगा दिया गया है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफ्स्पा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। अफ्स्पा दैट इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। सो हम पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये अफ्स्पा है क्या। स्क्रीन पे आप कुछ आर्म फोर्सेस को देख सकते हैं, कुछ आर्म्स के जो या आपके जो मिलिट्री मेंस हैं आप उन्हें देख सकते हैं। बेसिकली इसी से जुड़ा है आपका आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो मोटा मोटा आपके आर्मी मेंस को ये अथॉरिटी देता है कि इस जहाँ जहाँ अफ्स्पा लगाया जाएगा, जहाँ जहाँ ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिस्टर्ब्ड एरियाज में, वहाँ इनको पूरा अधिकार है कि शक के बिना पे ये किसी को शक के बिना पे किसी पे भी गोली चला सकते हैं, किसी भी घर पे रेड मार सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी को भी बिना वारंट के उठा सकते हैं अगर किसी पे शक हुआ कि ये इंसर्जेंसी उस पर्टिकुलर एरिया में या वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जी, अब कहानी बेसिकली अफ्स्पा की कहाँ शुरू होती है। यस, बैकग्राउंड जाने हुए तो आज का बारे में कुछ जज करना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। तो कहानी इसकी शुरू होती है आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट से। जब आपका 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीडरशिप को करते हुए आपका क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं और उसी क्विट इंडिया मूवमेंट को काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, कहते हैं अफ्स्पो, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस आपका 1942 में इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसके तहत कैप्टन रैंक के ऊपर वाले ऑफिसर्स को पूरी तरीके से अधिकार दिया गया कि आप जिस तरीके का बल का प्रयोग करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो आंदोलन है वो रोकने की हमारे तरीके इस तरफ से पूरी आज़ादी है और आप पर कोई भी लीगल कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसी तरीके का एक्ट जो है वापस या ऑर्डिनेंस वापस हम लागू करते हैं। वो तो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन हमने भी 1947 में जब ब्रिटिशर्स गए तो हमने देखा कि वो हमें बहुत बड़ी सौगात देते गए जिसकी लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं, दैट इज पार्टीशन। पार्टीशन के बाद देश में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में लोग बेकाबू हो गए, जिसका रीज़न ये निकला कि उस टाइम ब्रिटिशर्स ने और इस वक्त हमारी ही सरकार ने हम पर जो है ये ऑर्डिनेंस अलग अलग स्टेट में लागू किया, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो या फिर कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पे इंडिविजुअल स्टेट का ऑर्डिनेंस लागू किया जाता है। देन सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल होती है। 1951 में हमारा पहला जनरल इलेक्शन होता है जब हमें यह अधिकार दिया जाता है कि आप सरकार चुनिए। उस वक्त आपकी जो नागालैंड नेशनल काउंसिल एनएनसी जो थी वो उस इलेक्शन के अगेंस्ट में थी। क्यों? क्योंकि वो चाह रही थी कि उनको जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस दिया जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो नागालैंड था वो आपका हिस्सा था असम का, तो उस वक्त नागालैंड माना जाता था असम के नागा हिल्स का हिस्सा। तो इसलिए 1952 में एनएनसी ने जो है वो खुद को घोषित कर दिया कि हम तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। उसके बाद आपके इन इंसर्जेंट ग्रुप्स और जो आपकी सरकार होती है उसमें क्लैशेस धीरे 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 आपके बढ़ते जाते हैं और इन क्लैशेस को रोकने के लिए असम गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है, दैट इज असम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट,
1955, जहां के जिसके तहत इन आर्म फोर्सेस या असम राइफल्स के जो मिलिट्री मेंस थे, जो आर्मी मेंस थे, उनको ये अथॉरिटी दी गई कि आप चाहे तो लीगल या आप पीस मेंटेन करने के लिए इस तरीके के एक्शंस आप ले सकते हैं, जहां आप लोगों पर इस तरीके की कार्रवाई, शूट आउट एनकाउंटर्स आप कर सकते हैं। इन्हीं क्लैशेस के बढ़ने के बाद 22 में आपका 1958 को जो आपके राष्ट्रपति थे उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक और ऑर्डिनेंस प्रमलगेट किया और जिसका नाम रखा गया आर्म फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस, जो आपका लाया गया था 1958 में। और देन उसी के कुछ महीने बाद आपका फाइनली हमें सितंबर 1958 में ये जो ऑर्डिनेंस है उसे कानून बना दिया जाता है, दैट इज अफ्स्पा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ऑर्डिनेंस अगर आप बात करें तो ऑर्डिनेंस इज नॉट कानून। जब भी आपके दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन नहीं होती है और उस वक्त अगर देश को कोई इमरजेंसी में ऐसे कानून लाने पड़ते हैं, तो उस वक्त आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप दोनों सदनों को बैठा के डिबेट डिस्कशन करिए, वोट लीजिए और उसको पास करिए। तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लेके आती है जिसकी लाइफ केवल 6 महीने की होती है। तो वही 6 महीने की लाइफ का ऑर्डिनेंस होता है जो कि कानून नहीं होता, और उस ऑर्डिनेंस को कानून बनने के लिए वापस जब सदनें बैठेंगी उन्हें डिबेट डिस्कशन करने के बाद में जब वो पारित करेंगी तभी वो कानून बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये जो ऑर्डिनेंस आपका मई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अफ्स्पा को एज अ पारित किया गया था, वो एक्ट जाके सितंबर 1958 में फाइनली आपका कानून बन जाता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। जी हाँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी उस टाइम आपको देखने के लिए थी। और अफ्स्पा केवल नॉर्थ ईस्ट नहीं, अफ्स्पा पंजाब में भी लगाया गया था, अफ्स्पा कई आपके नक्सल एरियाज़ में भी लगाया गया है, अफ्स्पा आपका नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में भी लगाया गया है। नाउ हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि बेसिकली व्हाट अफ्स्पा इज ऑल अबाउट। तो अफ्स्पा की अगर डेफिनेशन की बात करें, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सो इट इज अ लॉ दैट प्रोवाइड फॉर स्पेशल पावर्स टू द आर्म फोर्सेस दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय द सेंटर और द गवर्नर ऑफ स्टेट आफ्टर इट्स डिक्लेयर्ड अ डिस्टर्ब्ड एरिया। अगर कोई एरिया आपका सेक्शन 3 ऑफ अफ्स्पा के तहत डिस्टर्ब्ड एरिया है, दैट मीन्स कि जहाँ पे आपके इस तरीके के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटीज़, प्रोटेस्ट और राइट्स हो रहे हैं जो कंट्रोल के बाहर हो गए हैं, देन सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर जो है आपका उस राज्य का मिलके ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर अफ्स्पा लगाना चाहिए, आर्मी के को पावर्स आपकी देनी चाहिए। नाउ हम देखते हैं कि बेसिकली व्हाट आर द डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, डिस्टर्ब एरियाज की भी डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। तो डिस्टर्ब एरियाज वो एरियाज होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के डिस्प्यूट्स आपको डिफरेंट रिलीजन में देखने के लिए मिलेंगे, एथनिसिटीज़ में, लैंग्वेजेस के बेसिस पे देखने के लिए मिलेंगे, रीजनल ग्रुप्स में देखने के लिए मिलेंगे, कास्ट और कम्युनिटीज़ के बीच में अगर कोई इस तरीके का डिस्प्यूट होता है जो आपका हाथ से बाहर निकल जाता है सरकारों के, स्टेट गवर्नमेंट्स के, तो उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया करके पावर दी जाती है आपकी आर्मीज को, जिसमें आपकी होती है पार्लियामेंट जो है एक एक्ट के तहत ये पावर देती है इंडियन आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म फोर्सेस दैट इज CAPF को, कि आपके पास ये स्पेशल पावर है कि आप पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब एरियाज में मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ें आपको अफ्स्पा के अंडर बताई हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि अफ्स्पा के अंडर पावर एक्चुअली दी किसको गई है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि कौन डिक्लेयर कर सकता है। यस, द गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नर के पास ये अथॉरिटी है जो कि आपका डिस्कस कर सकती, जो कि आपका डिसाइड कर सकती है कि अफ्स्पा कहाँ लागू होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि क्या क्या पावर होती है इसके बाद। एक बार ये भी देख सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट यस क्या क्या पावर होती है। यहाँ पे आपकी आर्मी के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर 4 से 5 बंदे एक जगह खड़े हैं तो वो उन पे सस्पेक्ट कर सकते हैं, उन पे आपकी उनसे जांच पड़ताल कर सकते हैं और ओपन फायर भी आपका वार्निंग देने के बाद अगर उन्हें लगता है कि ओपन फायर भी करनी चाहिए तो वो भी करने का उनको पूरा अधिकार है।
So they have authority to prohibit the gathering of 5 or more people in an area that can, or you can use even open fire after giving due warning if they feel a person is कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ। अगर उस एरिया में 3 से 4 लोग हैं और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं जो कि एक एरिया में न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, वायलेंस क्रिएट कर सकता है, तब अफस्पा उस पर लगाया। ये लोग आपकी ओपन फायरिंग भी कर सकते हैं। सेकेंड, इफ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट द आर्मी कैन ऑल्सो अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, search a premises without warrant और ban the possession of firearms। अगर आर्मी को ऐसा लगता है कि किसी एरिया में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है या कुछ भी इंसर्जेंट मौजूद है तो वो बिना अरेस्ट वारंट के आपका डायरेक्टली उनको उठा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और किसी भी तरीके का आर्म्स को सीज कर सकते हैं या आर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो पुलिस के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है, जब तक आपके पास वारंट नहीं होता पुलिस किसी को भी उठा नहीं सकती, कोई कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना कर ले। बट येस, अगर वारंट नहीं है आपके अगेंस्ट में तब आप अरेस्ट किए नहीं जा सकते। बट यहाँ पे आपकी आर्मी के पास एक स्पेशल पावर आ जाती है। देन एक और पावर देखते हैं कि और क्या अथॉरिटी मिलती है। एनी पर्सन अरेस्टेड और टेकन इनटू कस्टडी मे बी हैंडेड ओवर टू द ऑफिसर ऑफ द चार्ज टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद द रिपोर्ट डीलिंग विद द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू अरेस्ट। अगर ज़रूरत पड़ी तो कस्टडी में लेके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको सौंप दिया जाएगा, सारी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और उस हिसाब से आपका सारे एक्शंस किए जाएंगे। एंड आर्म फोर्सेस आर इम्यून। देखिए होता क्या है, यही सबसे बड़ा विवाद है कि दैट आर्म फोर्सेस आर इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशंस अनलेस द यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड सैंक्शन टू द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज। इसका मतलब क्या है और ये कैसा बवाल बना हुआ है, इसी के पीछे जब भी अफस्पा लगता है इट्स सेंटर वर्सेस स्टेट या आपका लोकल पीपल या लोकल पॉपुलेशन वर्सेस सेंटर, लोकल पीपल वर्सेस आर्मी, ये आपको देखने के लिए मिलता है। क्यों मिलता है? देखिए इसकी दो तरफा सिचुएशन है कि क्यों अफस्पा लोग इसके अगेंस्ट क्यों हैं और क्या इस पे आर्म फोर्सेस का कहना है। होता क्या है कि सीरीज ऑफ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस ने, माना जाता है वहाँ के लोकल्स ये कहते हैं और कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं, हालांकि कभी भी कोई एक ऑफिशियल डेटा बाहर नहीं आया कि इस तरीके की किलिंग्स हुई हैं, बट येस वहाँ के लोकल्स का ये मानना है कि कई बार आर्म फोर्सेस अपनी मनमानी करती हैं। जिसका एक एग्जाम्पल हमने देखा 2004 में, जब इम्फाल में आपकी कम से कम 4 से 5 औरतें न्यूड आ गईं और उन्हें ये कहा, प्रोटेस्ट कर रही थी आर्म फोर्सेस का। क्यों? क्योंकि ये था कि वहाँ के जो आर्म फोर्सेस या जो असम राइफल्स या जो डिफेंस सर्विसेज हैं उन्होंने मणिपुर लड़की का रेप किया था। देन कई बार ऐसे बहुत से इनोसेंट लोगों को मरना पड़ा या ऐसे सिविलियंस को मरना पड़ा, जस्ट उनको शक था, आर्म फोर्सेस को ये शक था कि हाँ शायद ये इंसर्जेंट ग्रुप्स के लोग हो सकते हैं। केवल शक के बिना पे कई सिविलियंस मार दिए गए। इसी के अगेंस्ट में आपकी जो आयरम शर्मिला है वो 16 ईयर्स का फास्ट करती हैं जस्ट टू रिपील आपका अफस्पा फ्रॉम द स्टेट। अब एक तरफ से यस दिस इज एक्चुअली द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कि आप सीधा किसी को नहीं मार सकते, जबकि आप इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को अपने देश के बड़े बड़े जेलों में बैठा के आप खिला रहे हो और वहाँ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन आप सीधा शूट आउट कर दे रहे हो और आप कंफर्म भी नहीं है। व्हाट इफ कि अगर बोलते ना कि व्हाट इफ कि अगर वो नहीं हुआ इंसर्जेंट तो फिर आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू देन? आपने तो एक इंसर्जेंट का उस पर एक टैग लगा दिया। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द लोकल पीपल। बट दूसरी तरफ की स्टोरी ये कहती है कि ये लगाना, इस लॉ का लाना ही ज़रूरी था। कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है गवर्नमेंट को कि आप ये कानून लेके ही क्यों आए जब इतना खतरनाक कानून था। बट एट द एंड ऑफ द डे ये हम ये फैक्ट है जिसको चेंज नहीं कर सकते कि उस टाइम पार्टीशन के बाद में बहुत सारा वायलेंस हो रहा था। हमें एक बटा हुआ देश नहीं चाहिए था, हमें यूनिफिकेशन करना था और यूनिफिकेशन जिसने प्यार से एक्सेप्ट की उसके लिए प्यार से एक्सेप्ट की उसको कराई गई। और जहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके की एजिटेशन थी वहाँ पे बाय फोर्स भी हमने कंट्रीज़ को, हमने अपने अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें यूनाइट किया। तो जब यूनाइट करने में बल का प्रयोग हुआ तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई।
साथ ही साथ आर्म फोर्सेस कहती है, बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर्स ये कहते हैं जो अफ्स्पा के ड्यूरेशन में वहाँ रह चुके हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि आप उस सिचुएशन में आप इतने प्रेशर में होते हैं, इतनी शांति मेंटेन करने का, और अलग अलग तरीके के आप पे प्रेशर होते हैं, तो यस कई बार आप इस तरीके के एक्शंस ले लेते हैं जो उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से तो जस्टिफाई हो जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म उनका इफेक्ट अच्छा नहीं होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि आप इसको, आर्म फोर्सेस को आप इस तरीके से एक इम्यूनिटी ब्लैंकेट नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल। बट आज भी अफ्स्पा के तहत आपकी आर्म फोर्सेस के पास ये पावर एंड अथॉरिटी तो है। अब ये टाइम टू टाइम आपके लोकल्स ने बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? जो कि हमने बात की, रिपील करने की बात इनकी अक्सर होती रहती है। क्यों? क्योंकि है ड्रैकोनियन लॉ, आप किसी को भी इस तरीके से मार नहीं सकते, आप किसी का भी राइट टू लाइफ नहीं छीन सकते, जबकि हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। जब इतने सारे केसेस हो गए तो आप कैसे भी किसी का राइट टू लाइफ का अधिकार आप इस तरीके से नहीं छीन सकते। देन पास्ट एक डेटा है, वैसे तो आज सच कोई एग्जैक्ट डेटा हमें मिला नहीं, बट येस एक डेटा ये कहता है कि लास्ट 2021 मतलब पिछले 21 सालों में, बेसिकली ये आपके एक न्यूज़पेपर का 2021 का डेटा है, जो ये कहता है कि 21 सालों में लगभग 4,900 सिविलियंस मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, और 4,300 से ज़्यादा सिविलियंस जो मारे गए हैं दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, चाहे वो असम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम में, मेघालय हो या अरुणाचल में आपका हो। तो ये एक ऑफिशियल फिगर आपका कहता है कि लगभग पिछले 21 सालों में इतने सिविलियंस जो हैं वो मारे गए हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा आपका अफ्स्पा का भी डेटा ऐड करता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का डेटा भी बताता है कि येस आपका जो है इस तरीके से पिछले कुछ टाइम पे सिविलियंस की किलिंग आपकी धड़ल्ले से की गई है ना। लास्ट में येस हमें थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा लास्ट की बात करेंगे। अभी भी जो है सबसे पहले जो ये रिपीलिंग की जब भी बात होती है तो पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे ये रिपील किया गया था आफ्टर पार्टीशन। देन बहुत से ऐसे नॉर्थ ईस्ट में ही कई बार लगाए जाते हैं, कई बार रिपील किए जाते हैं, लेकिन अभी येस मणिपुर में रीइम्पोज किया गया है। दैट मीन्स कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ परमानेंट। टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट इसे, आपका जब पीस मेंटेन हो जाता है तो वहाँ से अफ्स्पा हटा भी सकती है। बट ये कुछ डेटा आप चाहे तो वीडियो रोक के देख सकते हैं। देखिए लास्ट में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अफ्स्पा लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट या जो सरकार है, जो पार्लियामेंट है, क्या वो लोगों की डेमोक्रेसी की किलिंग कर रही है? क्या दिस इज समथिंग लोकतंत्र या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? दूसरा, गवर्नमेंट कहती है कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सेज देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट इज नोन एज अफ्स्पा। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू कांट डिनाई दैट कि आपके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिस्पॉन्सेज हैं ये किसी ना किसी की बेगुनाह की आपकी जान ले रहे हैं। अफ्स्पा येस कब केम इनटू फोर्स मेनली टू कर्ब द वायलेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। लोग पूछते हैं कि भाई एक्चुअली लाए क्यों गए थे, तो उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा वायलेंस चल रहा था जिसको रोकने के लिए आपका अफ्स्पा लाया गया था। दूसरा, इंसर्जेंट ग्रुप्स जो थे अपने चरम सीमा पे थे, जो बहुत ज़्यादा ब्रूटली एक्ट कर रहे थे, जिसके चलते भी बहुत ज़रूरी हो गया था। और ग्रेट नागालैंड और सेपरेट स्टेट जो आज भी डिमांड है, चाहे वो मणिपुर है, कुकीलैंड डिमांड कर रहा है, चाहे नागालैंड, ग्रेट नागालैंड एज अ सेपरेट कंट्री डिमांड कर रहा है। इस तरीके की डिमांड्स को कर्ब करने के लिए भी हमें अफ्स्पा उस वक्त लगाना पड़ा था। बट येस लास्ट में क्वेश्चन यही अराइज होता है कि क्या आप डेमोक्रेसी की किलिंग कर रहे हैं, क्या आप लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीन रहे हैं जस्ट इन अ कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग पीस? क्या आप लोगों की लाइफ छीन सकते हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।